हेलो दोस्तों, आप सारे व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से बीपीएससी की टेस्ट सीरीज इस टेस्ट के माध्यम से शुरू होती है। टेस्ट नंबर 1 करेंगे। यहाँ पर पूरा प्लान आपको बता दे रहे हैं। 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट होंगे बीपीएससी के पैटर्न के हिसाब से। 16 सेक्शन वाइज टेस्ट आपको, जिसमें एक पॉलिटी का, 5 हिस्ट्री के, 2 इकोनॉमी के, 2 इन्वायरमेंट के, 4 करंट अफेयर के, एक साइंस का और एक बिहार स्पेशल का होगा। और 4000 स्टैंडर्ड बुक के क्वेश्चन आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं अगर आप हमारे बीपीएससी की टेस्ट सीरीज प्लान से जुड़ते हैं। आप अपनी जीएस करंट अफेयर की मजबूत तैयारी कर सकते हैं। ये इसकी फी रखी गई है यहाँ पर। करंट अफेयर के साथ आप इसको खरीद सकते हैं, करंट अफेयर के बिना। ठीक है, 25 जून 2020 से दोनों भाषाओं में आपको ये टेस्ट सीरीज मिल सकती है। कॉल करें आप इस नंबर पर। टेस्ट सीरीज में जो भी वीडियो हैं वो टेस्ट सीरीज के यूट्यूब पर भी आएंगे। तो पहला वीडियो है यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से समिति और उनके अध्यक्ष की जोड़ी में से कौन सा सही नहीं मिलाया गया, बताना है। तो ये अलग अलग भी पूछा जा सकता है। ड्राफ्टिंग कमेटी के जो आपके अध्यक्ष हैं वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, ये सही मिलाया हुआ है। यूनियन कमेटी के जवाहरलाल नेहरू बने थे, ये भी सही है। प्रोविंशियल कमेटी के सरदार वल्लभ भाई पटेल बने थे। स्टीयरिंग कमेटी के जे बी कृपलानी नहीं थे, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद थे। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी। डी सही नहीं मिलाया गया है, यहाँ पर होना चाहिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारत के संविधान की संघ सूची में नहीं है। तो संघ सूची में आपका डिफेंस इंडस्ट्रीज है। पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक भी आपका जो है सेंटर का होता है, ठीक है, यूनियन लिस्ट का पार्ट है। वॉर एंड पीस भी यूनियन लिस्ट का पार्ट है। लेकिन जो ट्रेजर ट्रोव है यानी निखात निधि, ये जो है राज्य सूची का विषय है, ये जो है संघ सूची का विषय नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। यह आता है आपका आर्टिकल नंबर 49 में, ऑप्शन नंबर सी। बाकी आर्टिकल नंबर 42 आता है काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता के उपबंध के संबंध में। कृषि और पशुपालन के संगठन के लिए आर्टिकल नंबर 48 है। और 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका पृथक्करण। कौन सा अब इसमें सही नहीं मिलाया हुआ है। कुछ आर्टिकल्स आपको जरूर याद होने चाहिए। तो उसमें सही क्वेश्चन है कि कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है। विधि के समक्ष जो है समानता, ये इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये तो पॉपुलर है, आर्टिकल नंबर 14 आपको पता होगा। एबॉलिशन ऑफ अनटचबिलिटी, ये भी आर्टिकल नंबर 17 में गिवन है, ये करेक्ट है, ठीक है। एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, ये आर्टिकल नंबर 18 में गिवन है, ये भी करेक्ट है। लेकिन फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, ये आर्टिकल नंबर 26 का पार्ट है, 27 का नहीं। तो ये यहाँ पर सही नहीं मिलाया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा एक बार फिर से यहाँ पर बन जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। राष्ट्रपति द्वारा शपथ प्रतिज्ञान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, ये बताना है। शपथ प्रतिज्ञान आता है अनुच्छेद 60 के अंतर्गत, ठीक है, आर्टिकल नंबर 60। आर्टिकल नंबर 52 में दिया है कि भारत के लिए एक राष्ट्रपति होगा। 54 में दिया हुआ है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, और 56 में दिया हुआ है टेन्योर ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि पदावधि के बारे में। तो हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी। शपथ प्रतिज्ञान दिया हुआ है आर्टिकल नंबर 60 में। भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक संविधान के किस भाग में इसका उपबंध किया गया है। आर्टिकल नंबर 148 में दिया है भाग 5 में, पार्ट नंबर 5, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से वरीयता अनुक्रम में सबसे बड़ा पद कौन सा है, बताना है। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, महान्यायवादी है, मुख्य न्यायाधीश है और संसद सदस्य है। वरीयता अनुक्रम कहता है कि सबसे पहले जो है प्रेसिडेंट्स में सबसे ऊंचा पद होगा भारत के मुख्य न्यायाधीश का, सीजेआई का, फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर का होगा, फिर होगा भारत के महान्यायवादी का, और फिर होगा संसद के सदस्य का, ठीक है। तो 7 का आंसर हो जाएगा सी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। वरीयता अनुक्रम में सबसे आगे रहेंगे सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब पीएच वैल्यू दिया हुआ है और पदार्थ दिए हुए हैं, तो बताना है कौन सा सही मिलाया है। तो पीएच वैल्यू रक्त का 7.4 के आसपास होता है। तो आपको पता है कि स्लाइटली अल्कालाइन होता है, क्षारीय होता है हमारा रक्त, ठीक है। तो ह्यूमन ब्लड होता है 7.4। प्योर वाटर 7 होता है, ठीक है। तो मतलब ना एक भी ज़्यादा एसिडिक होगा ना बेसिक होगा, न्यूट्रल होगा। उसके बाद आपका मिल्क होता है 6.4, ये भी सही है। लेमन जूस जो है काफ़ी ज़्यादा एसिडिक इन नेचर होता है, तो इसका 2.2 होता है अप्रॉक्स। तो सारे के सारे जो है पीएच सही मिलाए हुए हैं। हमारा आंसर हो जाएगा ई। ई ऑप्शन जो है आपको काफ़ी सारे देखने को मिलते हैं। बीपीएससी 65th में 19 ऐसे क्वेश्चन थे जिनमें से शायद 5 डिलीट हो गए थे, 14 बचे थे जो कुल मिलाकर ऑप्शन ई के अंतर्गत आए थे। ऑप्शन ई वाले काफ़ी कंफ्यूजिंग होते हैं। आपको या तो पूरी चीज़ पता हो उसमें, या तो आपका क्वेश्चन
गलत हो सकता है। हालांकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन फिर भी आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें हर क्वेश्चन को, क्योंकि इसमें ई ऑप्शन भी है। तो इसका मतलब है कि क्या इनमें से सारे सही हैं या फिर कोई नहीं सही है। ठीक है, मतलब कि जो है उपरोक्त में से एक से अधिक सही है या फिर कोई नहीं सही है। तो उपरोक्त में से एक से अधिक सही है, क्योंकि चारों के चारों ही सही हैं। निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग यूरिया उर्वरक के उत्पादन में किया जाता है? तो यूरिया उर्वरक के उत्पादन में किया जाता है आपका हेबर्स प्रोसेस में क्या क्या लगता है? हेबर्स प्रोसेस में अमोनिया लगती है और कार्बन डाइऑक्साइड लगती है। तो हमको यहाँ पर मोर देन वन ऑफ द अबव मिल गया, आंसर हो जाएगा ई। तो इस तरीके से ये चीजें काम करती हैं। अब हमको ये कमेंट करके बताइए जल्दी से कि जो हेबर्स प्रोसेस होता है अमोनिया प्रोडक्शन का, उसमें हम क्या कोई कैटलिस्ट यूज करते हैं? यदि करते हैं तो वो क्या है? निम्नलिखित में से किसकी द्रव्यमान संख्या जो है समान होगी? सेम मास नंबर किसका होगा? सेम मास नंबर होगा आपका सोडियम का और मैग्नीशियम का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, सोडियम मैग्नीशियम। परलैश के नाम से हम किसे जानते हैं? परलैश होता है आपका पोटेशियम कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर ए, पोटेशियम कार्बोनेट। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन गलत है? ठीक है, ये बताना है। तो येलो लाइट निकलती है सोडियम लैंप से, ये तो सही है। उसके बाद वाइट ब्लू लाइट निकलती है आपकी मरकरी लैंप से, ये भी सही है। उसके बाद है कि पर्ल जो है मेनली कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, ये भी करेक्ट है। और सोडियम जो है केरोसिन ऑयल में रखा जाता है, जिससे वो मॉइस्चर या एयर से रिएक्ट करके जो है वायलेंट रिएक्शन ना कर दे। ये सारे सही हैं, तो आंसर हो जाएगा ई, ये वाला हिस्सा ई का, नन ऑफ द अबव वाला, क्योंकि सारे के सारे सही हैं तो गलत कोई नहीं है। ऑप्शन नंबर ई। तरंग यांत्रिकी सिद्धांत की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो वेव थ्योरी जो है दी थी डी ब्रॉगली ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ज्योति तीव्रता का मात्रक निम्नलिखित में से क्या है? विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी? ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट है आपकी कैंडेला। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग अति निम्न तापमान को मापने के लिए किया जाता है? तो वेरी लो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज होता है क्रायोमीटर। ऑप्शन नंबर सी, क्रायोमीटर। बाकी और भी दिया हुआ है कि कैथेटोमीटर इसका उपयोग होता है, ऊंचाई मापक यंत्र है ये, ऊर्ध्वाकार दूरी या ऊंचाई मापक यंत्र। साइक्लोट्रॉन एक प्रकार का त्वरक है जो अवशोषित कणों की गति को बढ़ाने में प्रयुक्त होता है। एक वर्ण मापक है कोलोरीमीटर, जो वर्णमिति में प्रयुक्त एक उपकरण है और विशिष्ट समाधान द्वारा प्रकाश की तरंग विशेष तरंग दैर्घ्य को अवशोषण को मापता है। ठीक है, तो कोलोरीमीटर, कैथेटोमीटर और साइक्लोट्रॉन क्या है ये भी हमने बता दिया आपको। द टेंडेंसी ऑफ अ लिक्विड ड्रॉप टू कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑक्युपाई द मिनिमम एरिया, यानी कि द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र को घेरने की प्रवृत्ति का कारण क्या है? तो इस प्रवृत्ति का कारण है पृष्ठ तनाव, यानी कि सरफेस टेंशन। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जो है सही सुमेलित है? तो इसमें खोजकर्ताओं के नाम है और उनकी खोज के नाम है। तो चेचक का टीका एडवर्ड जेनर ने खोजा, सही है। रेडियम की खोज की जो मैरी क्यूरी ने। एक्सरे की खोज की डब्ल्यू के रोंटजन ने। और पेनिसिलिन की खोज की अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। तो सारे के सारे सही मिलाए गए हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई। एक भारहीन गुब्बारे में 400 ग्राम जल भरा जाता है और इस गुब्बारे में जो है जल का इस गुब्बारे का जल में भार क्या होगा? तो जीरो है तो जीरो ही रहेगा, चाहे जल में हो चाहे जिसमें। तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर हो जाएगा, जीरो वेट। कौन सा यहां पर जो है आपका सही नहीं मिलाया हुआ है? तो माध्यम और प्रकाश की चाल, तो किस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या है ये बताना है। तो इसमें से कौन सा नहीं सही मिलाया हुआ है? तो वाटर में 2.5 इंटू 10⁸ है सही। हीरे में 1.24 10⁸ है। निर्वात में 3.3 इंटू 10⁸ है। कांच में जो है ये नहीं है, कांच में 2 इंटू 10⁸ होती है, ये जो है गलत मिलाया हुआ है। ग्लास में ये स्पीड गलत दी हुई है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, ग्लास वाला स्पीड गलत दिया हुआ है। कांग्रेस के किस सेशन में स्वदेशी का प्रस्ताव पारित किया गया था ये बताना है। तो स्वदेशी का प्रस्ताव पारित किया गया था कलकत्ता सेशन में और अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने। ये हुआ था 1906 में। ऑप्शन नंबर ए, कलकत्ता अधिवेशन। शिवाजी का छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक कहां पर हुआ था? तो फॉर्मल कोरोनेशन हुआ था उनका रायगढ़ में। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कालानुक्रमिक क्रम में इन मुगल शासकों को व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले था उसको पहले रखेंगे। तो मोहम्मद शाह रंगीला सबसे पहले,
फिर अहमद शाह बना था, फिर आलमगीर द्वितीय बना था। तो यहाँ पर करेक्ट ऑर्डर होगा 231। तो यहाँ पर दिया हुआ 231, सी में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी 231। क्वेश्चन नंबर 23, भारत में अंग्रेजों ने 1613 में अपनी पहली कोठी या फिर पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की। डचों ने बंगाल में अपनी पहली फैक्ट्री 1627 में खोली थी, कहाँ पर, ये बताना है। तो डचों ने खोली थी ये फैक्ट्री पीपली में, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ वॉइसरॉय दिए हुए हैं और उनसे संबंधित टर्म्स दिए हुए हैं कुछ। तो लॉर्ड डलहौजी जो है इनके साथ में मिलाया हुआ है सब्सिडरी अलायंस। लॉर्ड कॉर्नवालिस के सामने परमानेंट सेटलमेंट, और लॉर्ड एलनबरो के सामने एनेक्सेशन ऑफ अवध, लॉर्ड हेस्टिंग के सामने थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। तो यहाँ पर देखना शुरू करते हैं। लॉर्ड डलहौजी नहीं होगा, सब्सिडरी अलायंस का आविष्कारक तो डुप्लिक्स है फ्रांस की तरफ से, लेकिन उसका वृहद प्रयोग किया था लॉर्ड, किसने किया था? डलहौजी ने किया था, ये किया था वेलेस्ली ने, लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था। तो ये इनकरेक्ट। लॉर्ड कॉर्नवालिस परमानेंट सेटलमेंट लेकर के आए, ये करेक्ट है। एलन बैरो ने अनेक्सेशन किया था सिंध का, अवध का नहीं किया था, अवध का डलहौजी ने किया था, तो ये गलत। लॉर्ड हेस्टिंग्स थर्ड एंग्लो मराठा वॉर के दौरान थे, ये करेक्ट। तो इसमें कौन सा जो है नॉट करेक्ट है? तो नॉट करेक्ट दो मिल रहे हैं आपको, तो मोर देन वन ऑफ द अबव नॉट करेक्ट है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ई। ठीक है, अगला क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है बीपीएससी का। किस वायसरॉय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधियां मिलनी शुरू हुई थी? तो ये उपाधियां मिलनी शुरू हुई थी लॉर्ड लिटन के टाइम पर, ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड लिटन। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने वाले इकोनॉमिक ड्रेन के सिद्धांत पर एक किताब लिखी थी? तो ये किताब लिखी थी दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसका नाम है, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया गया था? तो लखनऊ सेशन अटेंड करने आए थे 1916 वाला। कौन आए थे? आपके आए थे वहां से राम, सॉरी, पंडित राजकुमार शुक्ल आए थे। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए, लखनऊ सेशन में आए थे वो, और गांधी जी को उन्होंने अवगत कराया। फिर जो है कम्युनिकेशन उनका चला टेलीग्राम और चिट्ठियों के माध्यम से। फिर फाइनली गांधी जी चंपारण पहुंचे थे मोतिहारी के थ्रू। निम्नलिखित में से कौन सिख धर्म को उग्रवादी ताकत बनाने के लिए जिम्मेदार था? तो मिलिटेंट फोर्स का रूप दिया था गुरु हरगोविंद ने, ऑप्शन नंबर बी, गुरु हरगोविंद। निम्नलिखित में से हंटर कमीशन 1882-1883 के संबंध में कौन सा कथन सही है? ठीक है, ये बताना है। तो इसमें पहला कथन यहाँ पर सही होगा। वुड्स डिस्पैच 1870 के बाद से एजुकेशन में क्या क्या प्रोग्रेस की थी, इसकी समीक्षा करने के लिए आया था। मतलब प्राथमिक शिक्षा में जो है वुड्स डिस्पैच के बाद से क्या प्रोग्रेस हुई थी, इसको रिव्यू करने के लिए ये 1882-83 का हंटर कमीशन आया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, सहायक गठबंधन की संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य कौन था? इसमें काफी कंफ्यूजन होती है लोगों को, तो इसमें ध्यान रखिएगा कि डुप्लिक्स वाला सब्सिडरी लाइन सबसे पहले एक्सेप्ट किसने किया, या फिर वेलेस्ली वाले सब्सिडरी लाइन्स की बात कर रहे हैं। डुप्लिक्स वाले की बात करेंगे तो उसमें अवध आंसर होगा। अगर हम जो है बात कर रहे हैं लॉर्ड वेलेस्ली के सब्सिडरी लाइन्स वाले सिस्टम की, तो सबसे पहले हैदराबाद के निजाम ने एक्सेप्ट किया था। ठीक है, फिर मैसूर ने किया था, फिर तंजौर ने किया था। सबसे पहले किया था आपके वेलेस्ली वाले सब्सिडरी लाइन्स को एक्सेप्ट करने का काम हैदराबाद के निजाम ने, ऑप्शन नंबर बी। 1919 का अधिनियम भारतीयों के लिए बेड़ियों का नया जाल था, ये कथन किसका है? ये कथन है सुभाष चंद्र बोस का, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का कथन था कि 1919 का ये अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 की बात कर रहे हैं, मिंटो मॉर्ली रिफॉर्म्स के बाद, कि ये बेड़ियों का नया जाल था। 15 अगस्त 1906 को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये है गुरुदास बनर्जी, ऑप्शन नंबर डी, गुरुदास बनर्जी। तो बताना है कि निम्नलिखित में से कौन कौन से मैचेस जो हैं वो सही हैं। ठीक है, तो फोर्ट विलियम कॉलेज दिया है 1880, तो ये वाला तो हो गया रॉन्ग, क्योंकि 1800 में विलियम कॉलेज खुला था, फोर्ट विलियम 1800 में, ना कि 1880 में। बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना 1791 में हुई थी जोनाथन डंकन के द्वारा, ये सही है। कलकत्ता मदरसा की स्थापना 1781 में हुई थी, ये करेक्ट है। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा।
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो है ये गलत है, 1916 में स्थापना हुई थी मदन मोहन मालवीय के द्वारा। पूछा है करेक्ट कौन सा है, दो आपको करेक्ट मिल रहे हैं, आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक, यानी कि ऑप्शन नंबर ई। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। शिशिर कुमार घोष ने अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना कलकत्ता में किस वर्ष में की थी? तो अमृत बाजार पत्रिका आई थी 1868 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। निम्नलिखित में से मातृ देवी की प्रतिमा कहां से प्राप्त हुई है? मातृ देवी की प्रतिमा मिली है आपको इनाम गांव से, ऑप्शन नंबर ए, इनाम गांव। निम्नलिखित में से ऋग्वैदिक काल की प्राचीन नदियों को उनके आधुनिक नाम की कौन सी जोड़ी में सही नहीं मिलाया गया है? तो विपास जो बोलते थे वो व्यास था, ठीक है, अस्किनी चेनाब और सदानीरा गंडक, ठीक है। लेकिन परुसड़ी जो है ये आपका स्वात नहीं था, ये जो है नॉट करेक्टली मैच्ड है। परुसड़ी था रावी नदी का नाम ऋग्वैदिक पीरियड में, तो स्वात नहीं होगा, यहाँ पर होगा रावी। नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद था, जिसको कभी कभी घनानंद कुछ लोग लिखते हैं, घनानंद या धनानंद, जो नंद वंश का अंतिम शासक था। सिकंदर का समकालीन था, जिस समय आक्रमण हुआ सिकंदर का आपके नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में, तो मगध का शासक यही था। उसे यूनानी लेखकों ने क्या लिखा है? तो यूनानी लेखकों ने धनानंद को लिखा है अग्रमेश, ऑप्शन नंबर बी। कुषाण शासक कनिष्क के सिक्कों पर किसका अंकन मिलता है? तो कुषाण रूलर ने क्या छपवाया था अपने सिक्कों पर? कनिष्क ने अपने सिक्कों पर बुद्ध की जो है अंकन करवाया था, ठीक है, बुद्ध को उसमें मार्क करवाया था, ऑप्शन नंबर टी। निम्नलिखित में से दर्रा और राज की कौन सी जोड़ी सही नहीं मिलाई गई है, ये बताना है। तो आपका तुजू दर्रा ये आपका मणिपुर में है, नाथुला जो है सिक्किम में है, यही जो है हमारा आंसर है, यही सही नहीं मिला हुआ। बाकी बोमडिला ये आपका अरुणाचल में है, मानाला ये आपका उत्तराखंड में, आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी, नाथुला। बिहार में तंबाकू एवं बीड़ी पत्ता उद्योग का प्रमुख केंद्र दिलावरपुर किस जिले में स्थित है? तो ये है आपका मुंगेर में, ऑप्शन नंबर बी, मुंगेर। बिहार के संबंध में जो है कौन सा कथन गलत है? बिहार की उत्तरी सीमा नेपाल से लगती है, ये तो करेक्ट है, ठीक है, ये तो अंडरस्टूड है, करेक्ट है। और गया जो है ये हॉटेस्ट डिस्ट्रिक्ट है बिहार का, ये भी करेक्ट है। लक्ष्मी सागर झील जो है ये राजगीर में नहीं है, दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में, तो ये वाला नॉट करेक्ट है, आंसर हो जाएगा सी, 3 ओनली इज नॉट करेक्ट या इनकरेक्ट। आर्क्योप्टेरिक्स जैव विकास के क्रम में सरीसृप से उड़ने वाले प्रथम पक्षी का विकास किस काल में हुआ था? ये कनेक्टिंग लिंक किसको बोला जाता है? रेप्टाइल्स और बर्ड्स के बीच, तो इसका हुआ था जुरासिक में। अगर आपने जुरासिक मूवी देखी है तो इसमें आपको मिल जाता है, ये जुरासिक पीरियड में इसका उद्भव हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सी क्रांति एवं संबंधित क्षेत्र का सुमेलिन सही नहीं है? सुनहरी क्रांति यानी कि फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोडक्शन, ठीक है, करेक्ट है। ब्लैक रिवॉल्यूशन पेट्रोलियम प्रोडक्शन, ये भी सही है। आपका राउंड रिवॉल्यूशन यानी पोटैटो रिवॉल्यूशन, ठीक। पिंक से यानी झींगे वाली चीज हो गई। ब्राउन से जो है कोल का नहीं मतलब है, ये जो है आपका ब्राउन का मतलब हो जाता है फर्टिलाइजर प्रोडक्शन, तो ये वाला सही नहीं मिलाया हुआ। भूरी क्रांति का मतलब है उर्वरक उत्पादन। जो लोग टेस्ट सीरीज हमारी बाय करेंगे और या फिर जो लोग हमारे बीपीएससी के फुल पेड ग्रुप को ज्वाइन करे हुए हैं, उनको ये जो चीज़ें मिल जाती हैं, ये आपको फुल यहाँ पर आपको मिल जाता है सारी डिटेलिंग भी, कि और कौन कौन सी रिवॉल्यूशन है जहाँ जहाँ जरूरी है उनका भी दे दिया जाता है, कि हरित क्रांति में खाद्य, आपकी लाल क्रांति में क्या है और गुलाबी क्रांति में क्या क्या शामिल है। कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा का प्रारंभ कब किया था? ये किया था 1986 में, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से तीर्थ स्थान और अवस्थिति की कौन सी जोड़ी सही सुमेलित नहीं है? पुष्कर ये राजस्थान में है, पुष्कर मंदिर श्रीशैलम ये आपका आंध्र प्रदेश में है, ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में है, हेमकुंड साहिब ये आपका उत्तराखंड में, पंजाब में नहीं है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही सुमेलित नहीं है। गुजरात से गोवा के तट का विशेष हिस्सा क्या कहा जाता है? इसको बोलते हैं हम लोग कोंकण कोस्ट, कोंकण, ऑप्शन नंबर डी कोंकण कोस्ट। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है गंगा की सहायक नदी नहीं है? ब्रह्मपुत्र, ठीक है, ब्रह्मपुत्र जो है गंगा की सहायक नदी नहीं है। तो यहाँ पर शिव सुंदरम फॉल जो है ये आपका कावेरी पर बनता है, पुणासा जो है ये भी चंबल पर बनता है, पूर्णा पर नहीं है। चूलिया भी चंबल पर बनता है और धुआंधार फॉल भी नर्मदा पर बनता है। तो यहाँ पर गलत कौन सा मिलाया हुआ है? बी वाला। पुणासा किसमें है? चंबल रिवर पर, राजस्थान बनता है ये फॉल। जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ कौन सी पहाड़ियाँ अवस्थित हैं? तो वहाँ पर है आपकी नीलगिरी हिल्स, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए।
निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक प्राकृतिक गैस उत्पादन करने वाला देश है? तो सबसे अधिक प्राकृतिक गैस का उत्पादन करने वाला है अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसके बाद आता है आपका रशिया, फिर आता है ईरान। तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर करेक्ट है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता यदि, तो किस कंडीशन में चीफ मिनिस्टर किसी स्टेट का प्रेसिडेंट इलेक्शन में जो है वोट करने के पात्र नहीं होगा? यदि वह स्वयं प्रत्याशी होता है, ऐसा कुछ नहीं है। ही इज येट टू प्रूव हिज मेजोरिटी ऑन द फ्लोर ऑफ द लोअर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, उसे राज्य विधानमंडल के निचले सदन में अपना बहुमत सिद्ध करना शेष हो, तो ऐसी भी कोई कंडीशन नहीं है। ही इज अ मेंबर ऑफ अपर हाउस। तो आपको पता है इलेक्टोरल कॉलेज जब बनता है राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, तो उसमें जो है उच्च सदन के यानी स्टेट लेजिस्लेचर के उच्च सदन के जो है पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, यानी कि विधान परिषद के लोग उसमें इलेक्टोरल कॉलेज का हिस्सा नहीं बनते। तो यदि चीफ मिनिस्टर जो है उच्च सदन का है अपने स्टेट लेजिस्लेचर में, तो वो पात्र नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर होगा। अगर वो उच्च सदन का है आपके राज्य विधानमंडल में, तो वो पात्र नहीं होगा। निम्नलिखित में से किस कर का आरोपण केंद्र करता है किंतु संग्रहण और विनियोजन राज्य करते हैं? तो ये कर है आपका स्टैंप ड्यूटी। ठीक है, स्टैंप ड्यूटी लगाया जाता है केंद्र के द्वारा, लेकिन इसका संग्रहण और विनियोजन राज्य करते हैं। ऑप्शन नंबर ए स्टाम्प शुल्क। निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया था? सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा था उन्होंने। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को आर्टिकल नंबर 32 में जो दिया है, ऑप्शन नंबर डी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। वर्ष 1953 में जब आंध्र राज्य एक अलग राज्य बना, तब उसकी राजधानी क्या थी? उसकी राजधानी बनी थी कुर्नूल, ऑप्शन नंबर बी। 55 नंबर सवाल है, पुस्तक प्राकृतिक चयन द्वारा जातियों की उत्पत्ति यानी ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय नेचुरल सिलेक्शन, ये किसने लिखी है? तो ये किताब है चार्ल्स डार्विन की। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। इवोल्यूशन में बेसिक क्वेश्चन यही आता है, कई बार इसको घुमा फिरा के देते हैं। चार्ल्स डार्विन है, ध्यान रखिएगा, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज के लेखक। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु एक स्तनधारी नहीं है? तो स्तनधारी आपका जो है सी लॉयन है, सी काऊ है और डॉल्फिन है। ठीक है, बाकी आपका सी हॉर्स जो है ये आपका पीसेस में आता है। ठीक है, कशेरुकी मछली है, ऑप्शन नंबर बी। आप हमको ये कमेंट करके बताइए, जो डॉग फिश होती है वो बोनी फिश है या फिर कार्टिलेजिनस फिश है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। अब यहाँ पर नाम लिखा है ऑर्गेनिज्म का और क्या उनके साइंटिफिक नेम है। तो मेढक को बोलते हैं राना टाइग्रिना। ठीक है, उसके बाद हाउस फ्लाई को मस्का डोमेस्टिका बोलते हैं, और वीट को ट्रीटिकम एस्टिवम बोलते हैं। यहाँ पर वीट एस्टिवम लिखा हुआ है, ये गलत है यहाँ पर, ये हमारा सही आंसर है। और मस्टर्ड को बोलते हैं ब्रासिका कैम्प्ट्रिस। तो सी वाला हमारा करेक्ट आंसर है और नॉट करेक्टली मैच्ड है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज की, सही है। रॉबर्ट हुक ने सेल की खोज की, ये सही है। विस्मैन ने लाइसोसोम की खोज की, ये गलत है। ठीक है, जी पैलेड ने राइबोसोम की खोज की, ये सही है। ठीक है, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, लाइसोसोम की खोज की डी डावे नाम के व्यक्ति ने। ठीक है, उसके बाद है कौन सा प्राकृतिक रूप से सबसे मीठा होता है? तो सबसे मीठा होता है आपका फ्रक्टोज। ठीक है, हनी में जो आपका होता है वो फ्रक्टोज, हनी से मीठा कोई नहीं होता। बाकी उससे फिर कम मीठा सुक्रोज, फिर उससे कम मीठा आपका हो जाएगा लैक्टोज, सबसे कम मीठा ग्लूकोज। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी, सबसे मीठा फ्रक्टोज है। कॉलर सेल, कॉलर सेल आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगे? कॉलर सेल, फ्लेम सेल्स आपको देखने को मिलेंगे आपके स्पंजेस में। ये जो है क्लासिफिकेशन का कुछ क्वेश्चन है, प्योर बायोलॉजी का एनसीईआरटी क्वेश्चन है। स्पंजेस में आपको देखने को मिलते हैं कॉलर सेल्स और फ्लेम सेल्स। अल्फा केराटिन प्रोटीन जो होता है आपको कहाँ पर नहीं देखने को मिलेगा, किस हिस्से में? तो हेयर में होता है, आपका सींग में होता है, स्किन में भी होता है, लेकिन बोन में नहीं होता। बोन में जो है अल्फा केराटिन नहीं देखने को मिलता है। यूनिवर्सल रिसिपिएंट, सर्वग्राही रुधिर वर्ग कौन सा है? वो है ए बी। ए बी जो है किसी से भी ब्लड ले सकता है। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं होते हैं। और जो है ओ वाला जो है ये यूनिवर्सल डोनर होता है, आपको पता है। ए बी है यूनिवर्सल एक्सेप्टर, ओ है आपका यूनिवर्सल डोनर। आंसर हो जाएगा इसमें डी। मोहम्मद साहब के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था मक्का में, सही है। जो है उन्होंने आइडल वर्शिप को अपोज किया था, बिल्कुल सही है। उसके बाद उनके पिता का नाम लिखा है मोहम्मद हामिद, जो कि गलत है। उनके पिता का नाम अब्दुल्ला था और माता का नाम अमीना था। कुरैश जनजाति के थे, ये सही है।
तो हमारा जो है नॉट करेक्ट वाला आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा सी। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया, सी। तहकीक हिंद, जिसको कभी कभी किताब उल हिंद भी कहा जाता है, सर्वप्रथम अंग्रेजी भाषा में इसका अनुवाद किसने किया था? सर्वप्रथम अंग्रेजी भाषा में इसका अनुवाद किया था सचाऊ ने, ऑप्शन नंबर सी। अलबरूनी इंडिया एन अकाउंट ऑफ द रिलीजन, इस नाम से तहकीक हिंद का ट्रांसलेशन किया था सचाऊ ने। और पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुस्लिम कहा जाता है अलबरूनी को, ध्यान रखिएगा। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, जो इस्लामी पद्धति से भारत में निर्मित पहली मस्जिद कही जाती है, इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण करवाया था सल्तनत शासक गुलाम वंश के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ऑप्शन नंबर ए। 2.5 दिन का झोपड़ा भी उसी ने बनवाया है, संस्कृत कॉलेज को तोड़वा करके, जो कि चौहान वंश के शासकों ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। मुक्ता और वली द्वारा सैनिकों के वेतन से कमीशन काटने की कुप्रथा को बंद करवाने का श्रेय किसको जाता है? तो कुप्रथा को बंद किया था गियासुद्दीन तुगलक ने। ठीक है, मुक्ता और वली से जो सैलरी कट कर ली जाती थी सोल्जर्स की, उसको बंद करवाया था तुगलक वंश के संस्थापक गियासुद्दीन ने। घाटोली का युद्ध कहाँ पर हुआ था? मतलब ये जो है किसके किसके बीच हुआ था? राणा सांगा और इब्राहिम लोधी के बीच। कब हुआ था बताना है, ये मेन क्वेश्चन है। 1517 में हुआ था घाटोली का युद्ध। और जीता कौन था? राणा सांगा जीता था, इब्राहिम लोधी हार गया था। निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के आविष्कार करने का श्रेय अमीर खुसरो को नहीं जाता है? तो ढोलक, सितार और जो है ये तबला, ये जो है इन्होंने ही डेवलप किया था, लेकिन हारमोनियम का श्रेय जो है इन्हें नहीं जाता है। ठीक है, हारमोनियम बनाने में जो है अमीर खुसरो का कोई रोल नहीं है। इनमें से किस व्यक्तित्व ने अपनी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता के लिए पहली लड़ाई कहा था? ये कहा था विनायक दामोदर सावरकर, वी.डी. सावरकर ने, ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि इसको कई लोगों ने सिपाही विद्रोह भी कहा है, सिपाही म्यूटिनी। ऑप्शन नंबर डी, वी.डी. सावरकर ने सबसे पहले इसे जो है इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की संज्ञा दी थी। किस भक्ति संत ने के लेखों ने हिंदू धर्म के भक्ति आंदोलन को प्रभावित किया और उनके छंद आदि सिख धर्म में भी मिलते हैं? तो कबीर दास के काफी सारे छंद जो है सिख धर्म ने भी लिए हैं, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में किसान आंदोलनों का कारण नहीं था? कॉलोनियल इकोनॉमिक पॉलिसीज, ठीक है, औपनिवेशिक आर्थिक नीतियां बिल्कुल कारण थी। और भूमि में भीड़भाड़ के लिए अग्रणी हस्तशिल्प की बर्बादी, ये भी जिम्मेदार था इसके लिए। और औपनिवेशिक प्रशासनिक और न्यायिक प्रणाली, ये भी जिम्मेदार थी। कभी रैयतवाड़ी आ रहा है, कभी महलवाड़ी आ रहा है, इससे काफी नुकसान हुआ था फार्मर्स को। भूमि का ज्यादा किराया कारण था, कम किराया कारण नहीं था। तो ये तो अंडरस्टूड सा था, इजी क्वेश्चन था। भूमि के ज्यादा किराए पर जो है हुआ था विद्रोह, लेकिन कम किराए में कोई क्यों विद्रोह करेगा? ऑप्शन नंबर ए हमारे क्वेश्चन का आंसर है। पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा शुरू की गई दोहरी प्रणाली निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा समाप्त की गई थी? 1784 की पिट्स एक्ट की प्रणाली समाप्त की गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के तहत, ऑप्शन नंबर सी। कौन कौन से यहाँ पर सही मिलाए गए हैं? एक तरफ जो है ऑर्गेनाइजेशन है, जहां जहां पर उनके हेडक्वार्टर थे या फिर जहां पर उनकी स्थापना हुई, उससे मिलाना है। गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को में हुई, करेक्ट है। इंडिया हाउस की लंदन में हुई। और स्वदेश सेवक होम की स्थापना हुई वैंकूवर में। और यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना हुई सीटल में। तो सारे के सारे सही है। उपरोक्त में से सभी जो है सही सुमेलित हैं, ऑप्शन नंबर ई। निम्नलिखित में से किसे भारतीय विद्रोही घोषणा पत्र के रूप में जाना जाता है? तो विपिन चंद्रा में भी, स्पेक्ट्रम में भी, और हमारे एनसीईआरटी बुक में भी लिखा हुआ है कि आजमगढ़ मैनिफेस्टो जो था, इसे बोला जाता है भारतीय विद्रोही घोषणा पत्र, जो कि बहादुर शाह जफर के नाम से संभवतः उसके पोते फिरोज शाह ने इसको छपवाया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो ऐहोल का इंस्क्रिप्शन ये अशोका से कैसे सुमेलित हो गया? ये सुमेलित नहीं है। ऐहोल का इंस्क्रिप्शन सुमेलित है पुलकेशिन द्वितीय से। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि पुलकेशिन द्वितीय जो है किस वंश का था? पल्लव, चालुक्य, चोल, पांड्य, किस वंश का था आपका पल्लव, सॉरी पुलकेशिन द्वितीय? जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन जो है रुद्रदामन वंश संबंधित है, करेक्ट है ये। ठीक है, इसकी पुत्री की शादी जो है किससे हुई थी बताइए आप कमेंट करके। सतवाहन वंश के शासक से हुई थी या गुप्त वंश के शासक से? जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में क्या लिखा है? नासिक का जो इंस्क्रिप्शन है ये गौतमीपुत्र से संबंधित है, करेक्ट है। और हाथी गुम्फा का खारवेल से। तो बाकी सारे सही है। ऐहोल का जो है पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये सही सुमेलित नहीं है।
निम्नलिखित में से किस शासक को या फिर किस गुप्त शासक को हम शक-आरी के नाम से जानते हैं? शक-आरी का मतलब हो गया यहाँ पर शकों का शत्रु या फिर डिस्ट्रॉयर ऑफ शकास। तो ये है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो शकों को हराया था इन्होंने, और जो शक संवत है वो भी इन्हीं के नाम पर रखा गया है। ऑप्शन नंबर सी। अब बताइए शक संवत जो है किस एडी से शुरू होता है? बताइए आप कमेंट करके। और ये भी कभी कभी पूछा जाता है लेटर गुप्त रूलर्स में कि हूणों का आक्रमण किसके समय हुआ था? तो हूणों का आक्रमण कुमारगुप्त के समय और स्कंदगुप्त के समय हुआ था। शकों को हराया था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने। ऑप्शन नंबर सी। ध्यान रखिएगा विक्रमादित्य कोई नाम नहीं है, विक्रमादित्य टाइटल लिया था उन्होंने, ठीक है। विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने की थी? बीपीएससी ने करीब ये क्वेश्चन करीब 7-8 बार पूछा है पिछले 10 सालों में। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा धर्मपाल। ऑप्शन नंबर सी। पाल वंश के शासक धर्मपाल ने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से गलत कथन का चुनाव करना है। पहला कथन है कि बाणभट्ट ने हर्षचरित्र की रचना की, करेक्ट है, ठीक है। बिल्लड़ ने विक्रमादेव चरित्र की रचना की, ठीक। उसके बाद चंद्र बरदाई ने पृथ्वीराज रासो की रचना की, ठीक है, ये भी सही है। हेमचंद्र ने भोज प्रबंध की रचना नहीं की थी, ठीक है। भोज प्रबंध की रचना हेमचंद्र ने नहीं की थी। हेमचंद्र की इंपॉर्टेंट जो कृति है वो है कुमारपाल चरित्र। तो ऑप्शन नंबर डी रॉन्ग हो गया, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता को किस अन्य नाम से नहीं जाना जाता है? तो सिंधु सभ्यता बोलते हैं, कांस्य युगीन सभ्यता बोलते हैं, प्रथम नगरीय सभ्यता भी बोलते हैं, लेकिन तांबावती कल्चर इसे नहीं बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी। 80 से लेकर आपका 90 नंबर क्वेश्चन तक आपके एप्टीट्यूड के हैं, इनको हम आखिर में सॉल्व करेंगे। अब यहाँ से बिहार स्पेशल के क्वेश्चन शुरू होते हैं। बिहार स्पेशल में हम इन पूरी 10 टेस्ट सीरीज में, जो कि आप 1 से 10 तक होगी, इसमें 20-20 क्वेश्चन आपके बिहार जीके के होंगे। वही टॉप 200 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया। अगर आपने इनको भी पढ़ लिया तो आप कम से कम 70 to 80% पार्ट कवर करके ले जाने वाले हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, ये बिहार का इकोनॉमिक लेटेस्ट सर्वे से है, 2019-2020 का सर्वे का ये वॉल्यूम 1 से क्वेश्चन है कि कौन कौन से 2 चैप्टर इकोनॉमिक सर्वे में जोड़े गए हैं। इसके अनेक संभावनाएं, ई गवर्नेंस जोड़ा गया है, ठीक है, और आपका इन्वायरमेंट जोड़ा गया है। तो 2 चैप्टर और जोड़े गए हैं इकोनॉमिक सर्वे में, बिहार के इकोनॉमिक सर्वे में पिछले सालों के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ई, यानी मोर देन वन ऑफ द अबव। तो ए भी सही है, इसमें सी भी सही है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द अबव, ई। 2018-2019 तक में बिहार की अर्थव्यवस्था की विकास दर स्थिर मूल्य पर कितनी रही है? ये क्वेश्चन जो है ये 64th में आया था इस तरीके का, तो अभी भी आ सकता है। ये विकास दर आप याद कर लीजिएगा, 10.53% है कांस्टेंट प्राइस पर। ऑप्शन नंबर ए। इस तरीके का क्वेश्चन आपको याद होगा अगर आप एस्पिरेंट है पुराने बीपीएससी के और आपने दिया 65th बीपीएससी, ये पूछा गया था क्वेश्चन एग्जैक्टली, मतलब 2017-2018 के इकोनॉमिक सर्वे से उन्होंने पूछा था कि बताइए बिहार का राज्य सकल घरेलू उत्पाद की मौजूदा कीमतों पर कितना है और स्थिर कीमतों पर कितना है, यानी एट करंट प्राइसेस और एट कांस्टेंट प्राइसेस कितना है। तो उन्होंने शायद जो है करंट प्राइस पर पूछा था, तो हमने दोनों ले लिया है। यहाँ पर आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी। आपका करंट प्राइस पर है 5,57,490 करोड़ और कांस्टेंट प्राइस पर है 3,94,350 करोड़। ये फिगर रट लीजिएगा, ये पूछते रहते हैं और अगर पुराना पैटर्न रिपीट किया तो बिल्कुल आ सकता है आपके एग्जाम में। ऑप्शन नंबर बी। प्रति 1000 व्यक्तियों पर पेट्रोल की खपत के आधार पर सबसे 3 समृद्ध जिले कौन से हैं? तो ये आ सकता है। तो 3 समृद्ध जिले सबसे ज्यादा हैं पटना, मुजफ्फरपुर और गोपालगंज। तो पेट्रोल कंजप्शन पर 1000% पर आधारित सबसे समृद्ध जिले हैं पटना, मुजफ्फरपुर और गोपालगंज। प्रति व्यक्ति लघु बचत के मामले में 3 सबसे समृद्ध जिले कौन से हैं, ये बताना है। ये है आपके पटना, सारण और बक्सर। ऑप्शन नंबर ए। तो पटना तो जरूर रहेगा, जब भी समृद्धि की बात होगी तो इस तरीके से आप एलिमिनेट भी कर सकते थे। ऑप्शन नंबर ए। तो निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से मेल खाता है? तो फिस्कल डेफिसिट जो है 2.68% ऑफ जीएसडीपी है, ठीक है, ये बिहार का। रेवेन्यू सरप्लस ये 1.34% ऑफ जीएसडीपी है बिहार का। ये लेटेस्ट बजट के हिसाब से बता रहे हैं, ठीक है। लेटेस्ट बजट का वीडियो आएगा और इकोनॉमिक सर्वे का वीडियो आएगा और टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में सम्मिलित कर लिए गए हैं। तो 2.68% जीएसडीपी का फिस्कल डेफिसिट है। रेवेन्यू डेफिसिट है 1.34% जीएसडीपी का। आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी है 32.34% जीएसडीपी की। स्मार्ट सिटी मिशन के लिए इस बजट में 620 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ई, यानी ऑल ऑफ द अबव यहाँ पर सही मिलाया हुआ है, ई।
15वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार बिहार केंद्र के कुल साझा संसाधन पूल में बिहार की हिस्सेदारी वर्ष 2020-2021 के लिए 9.67% से बढ़कर के कितने प्रतिशत हो गई है? तो ये प्रतिशत ध्यान रखिएगा, ये हो गया है अब 10.06%। ठीक है, बिहार का टोटल शेयरेबल सोर्स मतलब सेंटर के पूल में से अब हो गया है 10.06%। बिहार में सकल फसली क्षेत्र कितना है? ग्रॉस क्रॉप एरिया बहुत पहले एक बार पूछा गया था, करीब 20 साल पहले बीपीएससी में, वो इकोनॉमिक सर्वे से ही पूछा था, तो एक बार फिर से शायद आ जाए पुराना पैटर्न में। तो 75.25 लाख हेक्टेयर यहाँ पर ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया है बिहार का। ठीक है, नेट क्रॉप्ड एरिया कितना ही है अगले आपके टेस्ट में जरूर पूछेंगे, इसको याद कर लीजिएगा आप। ये तो वो फिगर हैं जो आपको याद करना ही करना है, मतलब ये बजट की समरी एक तरीके से, जितने भी आप इस टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन देखें बिहार बजट, बिहार इकोनॉमिक सर्वे को, वो रट लीजिएगा, इन्हीं में से आने की संभावना है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है बताना है। ठीक है, मतलब कौन सा सही कथन नहीं है। तो क्रॉपिंग इंटेंसिटी जो है 2017-2018 में 144% रही थी, ये करेक्ट है बिहार के बारे में। लाइव स्टॉक और एक्वाकल्चर जो है इन्होंने कुल मिलाकर के 7.1% बिहार के जीएसवीए में कंट्रीब्यूट किया एग्रीकल्चर सेक्टर में बिहार में 2018-2019 में, ये करेक्ट है। उसके बाद बिहार को कृषि कर्मण पुरस्कार मिला था 2 जनवरी 2020 को राइस और व्हीट में इनकी प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी के लिए, तो ये भी सही है, ये भी आप ध्यान रखिएगा करंट अफेयर का। तो अब आखिरी क्वेश्चन आखिरी स्टेटमेंट बच रहा है डी। बजट 2020-2021 में अनाउंस किया गया है कि कृषि यंत्र बैंक स्टैब्लिश किए जाएंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। बाकी सब सही है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ये बैंक नहीं खोले जाएंगे, पंचायत लेवल पर ये बैंक खोले जाएंगे, ध्यान रखिएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, ये नॉट करेक्ट है। कृषि यंत्र बैंक स्टैब्लिश किए जाएंगे बजट 2020-2021 के तहत, ये पंचायत लेवल पर, ना कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है बिहार के बजट और इकोनॉमिक सर्वे के बारे में, मतलब सर्वे से रिलेटेड फैक्ट्स के बारे में? 2018-2019 में अनाज का उत्पादन 158.58 लाख टन था बिहार में, करेक्ट है, सही है। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो WPR मेल वर्कर्स का रूरल बिहार में था 64%। ठीक है, मेजर एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग इंडस्ट्रीज वर्किंग मेल और फीमेल के लिए बिहार में एग्रीकल्चर है, फॉरेस्ट्री और फिशिंग है, जो कुल मिलाकर के टोटल एम्प्लॉयमेंट का 44.6% जनरेट करती है, ये भी करेक्ट है। और 2017-2018 तक जीएसडीपी जो है पर कैपिटा बिहार का राज्यों के संबंध में, दूसरे मतलब देश के राज्यों के संबंध में सबसे लोवेस्ट पाया गया था। तो सारे के सारे स्टेटमेंट यहाँ पर हो रहे हैं करेक्ट आपके, नॉट करेक्ट हो जाएगा आपका नन ऑफ द अबव। ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर ई, यहाँ पर ऑल की जगह नन कर लीजिए। अब बिहार की हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। तमाड़ विद्रोह उरांव जनजाति के लोगों द्वारा किस क्षेत्र में किया गया था? तो ये किया गया था आपका छोटा नागपुर में, ऑप्शन नंबर ए। 1756 में शौकत जंग और सिराजुद्दौला के बीच युद्ध कहां पर हुआ था? तो ये हुआ था आपका कटिहार रीजन में, ऑप्शन नंबर ए कटिहार। निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से मेल खाता है? तो एक तरफ जो है इवेंट्स हैं या फिर ऑर्गेनाइजेशन और कब कब वो स्थापित हुए, या फिर जो इवेंट कब हुआ वो बताना है। पटना हाई कोर्ट स्टैब्लिश हुआ 1916 में, करेक्ट। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनी 1934 में, करेक्ट। कुंवर सिंह की डेथ हुई आपकी 1958 में, ठीक है, मई 1958 में, करेक्ट। और छोटा नागपुर टेनेसी एक्ट आया था 1908 में। तो सारे के सारे सही मिलाए गए हैं, तो आंसर हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द वो, करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई। बिहार में धातु प्रस्तर युगीन अवशेष कहाँ कहाँ पर मिले हैं? ठीक है, बताना है। तो आपका चिरांद में मिला है, सोनपुर में मिला है, ठीक है, और आपका छपरा में भी मिला है, मनेर में भी मिला है। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मोर देन वन ऑफ द अबव, एक बार फिर से, या फिर कह सकते हैं ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, मेटल स्टोन एज के मिले हैं आपके अवशेष मिले हैं मनेर, सोनपुर, चिरांद और छपरा में, याद कर लीजिएगा। परवर्ती गुप्त शासकों के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? ठीक है, ये बताना है। तो इनकी जानकारी मिलती है आपकी अपसड़ के इंस्क्रिप्शन से गया से, और देवबारना के इंस्क्रिप्शन आरा से, दोनों से मिलती है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर एक बार फिर से ई, मोर देन वन ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, नालंदा महाविहार का पता किसने लगाया था, या फिर जो है उसके अवशेषों को सबसे पहले किसने खोजा था? तो ये खोजा था कनिंगम ने, ऑप्शन नंबर बी। इनमें से किस वंश के शासक ने बौद्ध मठ कुक्कुटराम को 3 बार नष्ट करने का प्रयास किया था? पुष्यमित्र शुंग ने प्रयास किया था कुक्कुटराम को डिस्ट्रॉय करने का। तो ये है ऑप्शन नंबर ए, शुंग वंश के शासक
पुष्यमित्र ने इसको डिस्ट्रॉय करने का प्रयास किया था। बिहार में सैनिक अभियान सर्वप्रथम किस सुल्तान ने चलाया था? सर्वप्रथम की अगर बात करें तो सबसे पहला अभियान चलाया था इल्तुतमिश ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अब आप बोलेंगे कि गया तो था बख्तियार खिलजी, लेकिन जो है ये सुल्तान नहीं था। हम सुल्तान की बात कर रहे हैं तो आंसर होगा इल्तुतमिश। अगर केवल इन्वेडर की बात करें तो बख्तियार खिलजी होगा। बिहार में नुहानी राज्य का संस्थापक कौन था? तो बिहार में नुहानी राज्य का संस्थापक था मोहम्मद शाह नुहानी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। शेर शाह के द्वारा पटना के पुनर्निर्माण कार्यों का विवरण कहाँ से मिलता है? तो ये मिलता है तारीख दाऊदी से, ऑप्शन नंबर ए, तारीख दाऊदी। निम्नलिखित में से किसे 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह के द्वारा साहब ए आलम बहादुर की उपाधि प्रदान की गई थी? साहब ए आलम बहादुर की उपाधि मिली थी बख्त खान को, ऑप्शन नंबर ए। रॉयल इंडियन नेवी म्यूटनी जो हुई थी ये किस मुद्दे के कारण हुई थी? तो वैसे तो काफी सारे कारण थे, लेकिन जो है मुख्य कारण यही था नौसेना में सामान्य सेवा शर्तें। ठीक है, जनरल सर्विस कंडीशंस इन द नेवी। उन्हें जो है कम वेतन मिलता था, तुच्छ समझा जाता था अधिकारियों के द्वारा, अब शब्द कहे जाते थे ये सब चीजें। तो नौसेना में सामान्य सेवा शर्तें, ऑप्शन नंबर ए। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का सृजन जो है किस घटना के समय हुआ था? तो ऑब्वियसली सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन स्वराज पार्टी से संबंधित नहीं है? तो महात्मा गांधी का इससे कोई संबंध नहीं है, जवाहरलाल नेहरू को कोई संबंध नहीं है, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने इसकी स्थापना की थी। तो आंसर हो जाएगा ई, यानी मोर देन वन ऑफ द अबव इससे संबंधित नहीं है, ऑप्शन नंबर ई। समझ गए आप? मतलब ए एसोसिएटेड नहीं है, डी नहीं है, तो आंसर हो जाएगा ई, मोर देन वन ऑफ द अबव। कैंपगोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसमें डिसेबल्ड एयरक्राफ्ट रिकवरी इक्विपमेंट प्राप्त करने वाला पहला भारतीय हवाई अड्डा बना है, ये कहां पर है? तो ये बेंगलुरु में है, कैंपगोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बोलते हैं इसको, ऑप्शन नंबर सी। आपको याद होगा जब 2018 में हेलीटैक्सी सर्विस आई थी तो सबसे पहले यहीं पर इसका ट्रायल किया गया था। जनवरी 2020 में माइक्रोसॉफ्ट ने 5 भारतीय राज्यों से 15 स्टार्टअप कंपनियों को मार्गदर्शन देने की घोषणा की है। तो महाराष्ट्र जो है ये किन किन को सिलेक्ट करेगा, मतलब कर चुका है। 5 राज्य वो कौन से हैं? तो 5 राज्य हैं आपके गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, केरल और तेलंगाना, ऑप्शन नंबर ए। वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट 2020 के बारे में कथनों को चुनना है। इस सम्मेलन का आयोजन अबू धाबी यूएई में हुआ था। थीम थी रीथिंकिंग ग्लोबल कंजम्पशन, प्रोडक्शन एंड इन्वेस्टमेंट, दोनों सही है। उसके बाद है कि अलॉन्ग विद दिस कॉन्फ्रेंस क्लिक्स यानी कि क्लाइमेट इनोवेशन एक्सचेंज वाज आल्सो ऑर्गेनाइज्ड, तो ये भी हुआ था इसके साथ ही साथ। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी, ई हो जाएगा वैसे, यानी कि ऑल ऑफ द अबव, सारे के सारे कथन सही है। जनवरी 2020 में ढाका बांग्लादेश में 13वें अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का उद्घाटन हुआ था। किस विषय के साथ इसका उद्घाटन हुआ था? इसका विषय था बेहतर फिल्म, बेहतर दर्शक, बेहतर समाज। बेटर फिल्म, बेटर ऑडियंस, बेटर सोसाइटी। एलजीबीटी समुदाय के लिए समर्पित राज्य स्तरीय अदालत कहां पर शुरू की गई है? इसका आंसर आप लोग हमको कमेंट करके बताइए, क्या होगा इसका आंसर। 119 नंबर में बताना है कि कौन सा जो है गलत मिलाया हुआ है। ओमान के नए सुल्तान बने हैतम बिन तारिक, सही है। करंट हेड ऑफ एयर इंडिया है अश्वनी लोहानी, करेक्ट। 2022 का कॉमनवेल्थ ऑर्गेनाइज होना है बर्मिंघम में, करेक्ट। नेशनल ट्रेडर्स या मर्चेंट कॉन्फ्रेंस हुआ था दिल्ली में, राजनाथ सिंह जी ने उद्घाटन किया था इसका, ये रॉन्ग है। लखनऊ में नहीं हुआ था, ये हुआ था दिल्ली में। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, ये सही सुमेलित नहीं है। हाल ही में 6 से 16 जनवरी 2020 तक चलाया गया अभियान मिशन इंद्रधनुष 2.0 का संबंध किस योजना से है? तो इंद्रधनुष पहला भी और दूसरा भी सार्वभौमिक टीकाकरण संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन। हाल ही में खबरों में रहा ननकाना साहिब गुरुद्वारा पाकिस्तान के किस जिले में आता है? तो ये आता है नरोवल में, ऑप्शन नंबर सी, नरोवल। हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा आरोग्य श्री योजना शुरू की गई थी, ये किससे संबंधित है? नाम से पता चल रहा है कि गरीबों को मुफ्त चिकित्सा देने से संबंधित है, आरोग्य श्री, ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में किस राज्य ने 2020 को कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई के वर्ष के रूप में घोषित किया है? तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता का वर्ष है तेलंगाना। तेलंगाना 2020 को इंटरनेशनल मतलब ईयर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में मना रहा है, ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में संजय गुप्ता को लोकमान्य तिलक पत्रकारिता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, वह किस अखबार से संबंधित है बताना है।
तो ये जुड़े हैं दैनिक जागरण से, ऑप्शन नंबर बी दैनिक जागरण। निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही है? इरफान पठान ने सभी प्रारूपों से रिटायरमेंट की घोषणा कर दी थी, सही है। पहला रिहैबिलिटेशन सेंटर फॉर टर्टल्स ये भागलपुर बिहार में खुलेगा, ये सही है। अमेजोन ने पार्टनरशिप की है फास्टैग सेल करने के लिए पेटीएम पेमेंट बैंक के साथ, ये रॉन्ग है। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 और 2 ओनली, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में किस देश की महिला वैज्ञानिक क्रिस्टीन कोच ने अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय बिताने का रिकॉर्ड बनाया है? तो ये रिकॉर्ड अब है अमेरिका की क्रिस्टीन कोच के नाम। ये बहुत संभावित क्वेश्चन है बीपीएससी के लिए, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर सही है। हो सकता है आपसे डायरेक्ट साइंटिस्ट का नाम पूछे, तो साइंटिस्ट का नाम ध्यान रखिएगा, क्रिस्टीन कोच है। कर्नाटक के मैसूर में आयोजित 22वीं राष्ट्रीय बधिर शतरंज प्रतियोगिता में बिहार को कौन सा पदक प्राप्त हुआ है? तो बिहार ने पदक जीता मैसूर में, ब्रॉन्ज मेडल, ऑप्शन नंबर बी। इनमें से किस देश ने हाल ही में विश्व भर में धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए 27 देशों की सदस्यता वाले अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता संगठन को शुरू किया है? तो ये संगठन को शुरू किया था यूएस ने, ऑप्शन नंबर सी यूनाइटेड स्टेट्स। कर्नाटक राज्य सरकार ने हाल ही में एक योजना शुरू की है जिसके द्वारा नागरिकों के लिए विभिन्न सरकारी सेवाओं को घर घर तक पहुंचाया जाना है। तो डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज के लिए योजना शुरू की है, इनका नाम है जन सेवक। कर्नाटक ने शुरू की है जन सेवक, ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में किस देश के शैक्षणिक संस्थानों के प्रतिनिधिमंडल ने उच्च शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में कुछ समझौतों पर हस्ताक्षर करने के लिए भारत का दौरा किया था? भारत का दौरा किया था नॉर्वे के शिष्टमंडल ने, ऑप्शन नंबर सी। नॉर्वे के साथ हमने जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के डेवलपमेंट के लिए एग्रीमेंट साइन किए हैं हायर एजुकेशन और रिसर्च के फील्ड में। किस दिग्गज भारतीय अभिनेत्री को किशोर कुमार सम्मान 2018 से सम्मानित किया गया था? 2018 में किशोर कुमार सम्मान मिला था वहीदा रहमान को, ऑप्शन नंबर सी। कौन कौन से स्टेटमेंट यहां पर सही हैं? बिहार के भागलपुर में बर्ड रिंगिंग स्टेशन की स्थापना के लिए राज्य सरकार और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के प्रतिनिधियों के बीच एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर हुए, करेक्ट। बिहार ऐसा चौथा राज्य होगा जहां पर एक बर्ड रिंगिंग स्टेशन हमारे देश में स्थापित किया जाएगा, ये भी करेक्ट। उसके बाद है कि 3 जो अदर स्टेट है जहां पर बर्ड रिंगिंग स्टेशन ऑलरेडी हैं वो है तमिलनाडु, राजस्थान और ओडिशा। तो सारे के सारे कथन यहाँ पर सही है बर्ड रिंगिंग स्टेशन के बारे में, ऑप्शन नंबर ई। हाल ही में 2020-2021 के बजट में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना और युवा उद्यमिता विकास योजना शुरू की है? तो ये शुरू की है आपकी उत्तर प्रदेश सरकार ने, ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। हाल ही में किस इंस्टीट्यूट का नाम बदल करके केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय मनोहर पर्रिकर के नाम पर रख दिया गया है? तो ये है इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस, इड्सा जो है इसको मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस के नाम से जाना जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने हाल ही में मादक पदार्थों के कलंक पर अंकुश लगाने के लिए किस मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो ये मोबाइल एप्लीकेशन है योद्धवू, जिसका मतलब योद्धा होता है हिंदी में, ऑप्शन नंबर ए योद्धवू। 56वां म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन 2020, इसके संबंध में बताइए कौन सा सही है? इस सम्मेलन का आयोजन फरवरी 2020 में म्यूनिख जर्मनी में हुआ, सही। इस सम्मेलन का मुख्य विषय था वेस्टलेसनेस, ठीक है, ये भी करेक्ट है। उसके बाद है कि फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर जो हैं ये भारत की तरफ से यहाँ पर प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुए। तो यहाँ पर सारे सारे स्टेटमेंट सही है म्यूनिख कॉन्फ्रेंस के बारे में, ऑप्शन नंबर ई ऑल ऑफ द अबव करेक्ट। हाल ही में ओडिशा के किस झील में 146 इरावदी डॉल्फिन्स को देखा गया था? तो इरावदी डॉल्फिन्स को देखा गया था ओडिशा के चिल्का झील में, ऑप्शन नंबर ए। ग्रीन पीस इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर जो है वो झारिया है, झारखंड का। भारत का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बताना है? तो दूसरा सबसे प्रदूषित शहर है धनबाद, ये भी झारखंड का, ऑप्शन नंबर ए। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा हाल ही में जारी किया गया सोशल मोबिलिटी इंडेक्स में भारत की रैंक 76वीं है। इस इंडेक्स में पहला स्थान किसका है? पहला स्थान है यहाँ पर डेनमार्क का, ऑप्शन नंबर डी। एप्पल द्वारा कौन सी अपनी ओरिजिनल फिल्म रिलीज की जाएगी? उनके द्वारा उनकी ओरिजिनल फिल्म रिलीज की जाएगी, उसका नाम है द बैंकर, ऑप्शन नंबर ए द बैंकर। मिश्रित अर्थव्यवस्था की धारणा का प्रतिपादन करने का श्रेय किस अर्थशास्त्री को जाता है?
तो ये हैं आपके जॉन मेनार्ड कीन्स, ऑप्शन नंबर ए, जॉन मेनार्ड कीन्स। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासनकाल के दौरान राष्ट्रीय तथा प्रति व्यक्ति आय के आकलनकर्ताओं में निम्नलिखित में से कौन नहीं शामिल थे? तो दादा भाई नौरोजी ने प्रयास किया, वी के आर वी राव ने भी किया, विलियम डिग्बी ने किया, लेकिन जॉन मथाई जो है इनको कॉलोनियल रूल में नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का श्रेय नहीं जाता है। तो ब्रिटिश कॉलोनियल रूल में नेशनल इनकम के एसेसर्स में से जॉन मथाई शामिल नहीं है। स्वतंत्रता के समय भारत में निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कार्य नहीं कर रहा था? तो जूट इंडस्ट्री कार्य कर रही थी कॉलोनियल रूल से पहले भी, आयरन और स्टील भी करने लगी थी, शुगर सीमेंट पेपर तो कर ही रही थी, पेट्रोकेमिकल वाली डेवलप नहीं हुई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी नहीं थी। प्राइमरी सेक्टर में क्या आता है? नेचुरल चीज़ें आती हैं, नेचुरल चीज़ों को हम डायरेक्टली उनका दोहन करते हैं तो आता है, उत्खनन आता है, पशुपालन होता है, कृषि कार्य भी आता है, एग्रीकल्चर भी, मत्स्य पालन भी आता है। सारे के सारे जो हैं ये आते हैं आपके प्राइमरी सेक्टर में, ऑप्शन नंबर ई। स्वतंत्रता पश्चात देश की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी, बताना है। तो प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी आपकी 6 अप्रैल 1948 को, ऑप्शन नंबर बी। वर्तमान में भारत के किस राज्य में रामसर आर्द्र भूमि स्थलों की संख्या सबसे अधिक है? यानी कि रामसर वेटलैंड साइट सबसे अधिक है, तो सबसे अधिक है आपकी उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी। इनकी संख्या कितनी बताए कोई कमेंट करके, और ये भी बताइए बीपीएससी के एस्पिरेंट की बिहार में कितने वेटलैंड्स हैं। वैसे हम बताएंगे सब आगे की टेस्ट सीरीज में। घोड़े की नाल के आकार की दो गोखुर झीलों से मिलकर के बनने वाली आर्द्र भूमि कौन सी है? तो गोखुर झील जो है ऑक्सबो लेक जिसको बोलते हैं, हॉर्स शू टाइप की जो है दो उससे मिलकर के बनी है, पार्वती अरंगा बर्ड सेंचुरी, ऑप्शन नंबर डी। पांचवा द्विवार्षिक पल्सेस यानी दलहन सम्मेलन महाराष्ट्र के किस शहर में हुआ था? महाराष्ट्र में ये हुआ था पुणे में, ऑप्शन नंबर सी। जल जीवन हरियाली, नशा मुक्ति, बाल विवाह और दहेज प्रथा उन्मूलन के खिलाफ विश्व की सबसे बड़ी मानव श्रृंखला कहां पर बनाई गई थी? ये बनाई गई थी बिहार में, ऑप्शन नंबर ए। हवा से जमीन पर मार करने वाली स्वदेशी मिसाइल खागांतक, इसका अनावरण डेफएक्सपो 2020 के दौरान किया गया था। निम्न में से किस फर्म के द्वारा ये खागांतक डेवलप की गई थी? तो खागांतक को बनाया था JSR डायनेमिक्स ने, ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ से हम लोग बात करेंगे आगे के मैथ्स के 10 क्वेश्चंस के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीपीएससी प्री एग्जामिनेशन के अंदर 150 में से 10 क्वेश्चन मैथ सेक्शन के आते ही आते हैं, और इसीलिए क्वेश्चन नंबर 80 से लेकर पूरे 90 तक हम लोग यहाँ पे मैथ सेक्शन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे होगा, व्हाट विल बी द इंटरेस्ट अर्न्ड ऑन ₹1400 फॉर 2 ईयर्स। 1400 रुपये का मूलधन आपके पास में है। मूलधन का मतलब ये है कि जो रुपए आप उधार देने या फिर लेने जाते हैं, ओरिजिनली सीधे सीधे 1400 रुपये उधार दिए गए, उसमें से जो एक्स्ट्रा रुपए मिलेंगे ना, जिसको ब्याज कहा जाता है, हर साल के अंत में मिलेंगे कंपाउंडेड एनुअली, और वो भी कंपाउंड इंटरेस्ट के रेट में मिलेंगे। तो बताइए 2 साल में कितने मिलेंगे? ये पहला, ये दूसरा। पहले साल तो सीधे सीधे 10% मिलेंगे 1400 के, जो कि होता है दाहिनी तरफ से एक जीरो कैंसिल 140। दूसरे साल ये 140 तो मिलेंगे ही, लेकिन साथ ही साथ इस 140 का भी 10% मिलेगा। ब्याज के ऊपर ब्याज ही लगता है कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर। 140 का 10% होगा 10, 280 और 14 सॉरी होगा ये 294, ऑप्शन बी। इनमें से बताइए कौन सा है कि स्क्वायर नंबर नहीं है। स्क्वायर नंबर का मतलब ये है कि ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर रूट सीधे सीधे इंटीजर आ जाए, पॉइंट में ना आए, या फिर ऐसा नंबर जो कि n स्क्वायर की फॉर्म में लिखा जा सके। 1225 सीधे से पता है 35 का स्क्वायर होता है, 2025 होता है 45 का स्क्वायर, 4225 होता है 65 का स्क्वायर, जबकि 2525 किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं होता है इंटीजर में। जैसे 50 का स्क्वायर सभी को पता है कि 2500 आता है, 51 का स्क्वायर अगर आप लेने जाइएगा तो आखिर में 1 मिलेगा, 2525 इनमें से कहीं नहीं आएगा, सी।
द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 40 लेस देन द लार्जेस्ट एंगल। ये अगर ट्राइंगल है, इसमें 3 एंगल हैं, एक्स वाई और जेड, तीनों मिला के 180 होता है, ये हम लोगों को पता है। इसी चीज़ का यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे। हमें यहाँ पे 2 टाइप के एंगल के बारे में जानकारी दी गई है। एक वो है जो सबसे बड़ा है, दूसरा वो है जो सबसे छोटा है। सबसे छोटा आपको कब मिलेगा एंगल? जब आप सबसे बड़े वाले में से 40 डिग्री कम कर देंगे। यही यहाँ पे कहने का मतलब है। तो सबसे बड़ा एंगल यहाँ पे 80 है, तो ये सबसे बड़ा हो गया। सबसे छोटा यानी कि 40 कम, तो 80 माइनस 40 यानी 40। दोनों मिला के 80 40 120, तीनों मिला के होते हैं 180। 120 और 180 के बीच में कितने का डिफरेंस है? 60 का। और यही हो जाएगा बचा हुआ तीसरा एंगल, ऑप्शन डी। ए एंड बी वर असाइन टू डू अ जॉब फॉर एन अमाउंट ऑफ रुपीज़ 1200। 1200 रुपये का एक प्रोजेक्ट दिया गया ए और बी को। ए अलोन कैन डू इट इन 15 डेज। अगर ए इस प्रोजेक्ट को अकेले करेगा तो उसे 15 दिन लगेंगे, बी को लग जाएंगे 12 दिन, और सी की सहायता से अगर वे लोग काम करेंगे, वे लोग का मतलब दोनों साथ में तो लगेंगे ही, सी और आ जाएगा, तो टोटल कितने लोग काम करेंगे? 3, ए बी और सी। ये इस बात का मतलब है तीनों लोग साथ में काम करेंगे तब ये प्रोजेक्ट 5 दिन में ख़त्म हो जाएगा। तो टोटल प्रोजेक्ट की लेंथ कितनी माने? 15, 12 और 5 का एलसीएम जो कि 60 होता है। जहाँ तक ए की बात है तो 15 दिन में 60 यूनिट, तो एक दिन में 60/15 यानी 4 यूनिट काम होगा ए के द्वारा। बी का जहाँ तक सवाल है तो 12 दिन में 60 यूनिट, तो एक दिन में 60/12 यानी 5 यूनिट। जहाँ तक तीनों की एक साथ में हम बात करते हैं तो 5 दिन में 60 यूनिट, तो एक दिन में 60/5 यानी 12 यूनिट। ए और बी 4 5 9 कैंसिल करेंगे, सी हो जाएगा 12 में से 9 यानी 3। तो सी जो है वो 3 यूनिट काम हर दिन करेगा। ए करता है 4, बी 5 और सी 3 यूनिट हर एक दिन में। तो ये जो रेशियो है 4 5 और 3, इसी रेशियो के हिसाब से प्रोजेक्ट की फ़ीस बढ़ जाएगी। यानी अगर 4 5 9 3 12 रुपये प्रोजेक्ट के मिलें तब ए को मिलेंगे 4, बी को 5 और सी को 3। ये इस बात के कहने का मतलब है। लेकिन प्रोजेक्ट तो 1200 का है, 12 से 1200 बना सकते हैं 100 का गुणा करके। तो इस रेशियो में हर एक में 100 का गुणा करके आप ये बता लेंगे इस प्रोजेक्ट में से किसको कितने रुपए मिले। लेकिन यहाँ पे हम उसी का बताएंगे जिसका पूछा है। द शेयर ऑफ द अमाउंट दैट सी अर्न्स, सी यानी 3 का 100 गुना 300 ए। द वैल्यू ऑफ अ मशीन इज 6250, 6250 रुपये की एक मशीन है। इस मशीन की कीमत पहले साल 10% कम हो जाती है। तो ये रही इसकी कीमत। पहले साल क्या हुआ? 10% कम हो गई कीमत, यानी कि 90% रह गई। 90/100 यानी 9/10। अब ये जो कीमत बची, दूसरे साल फिर इसका 20% डाउन हो गया, तो रह कितना गया? 80% यानी 4/5। 80/100 यानी 4/5। तीसरे साल फिर 30% कीमत कम हो गई, 70% बच गई। ये जो है इसकी 70% कीमत बच गई 3 साल बाद, 7/10। तो 3 साल बाद कीमत बतानी है, तो ये चीज़ आपको सॉल्व करके बतानी होगी। 0 से 0 कैंसिल, 5 125 ज़ा, 525 ज़ा, 5 2 ज़ा, 2 2 ज़ा, 25 दूनी 50, निम्न 450 इंटू 7 2800 और 350 यानी 3150। सी। द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज़ 25,000। किसी गांव में कुल मिला के 25,000 लोग रहते हैं, जिनमें से कुछ पुरुष हो सकते हैं, कुछ महिलाएं। ये रही महिलाएं। ये कितनी है? 1/5 आर मेल्स एंड रेस्ट आर 1/5 आर फीमेल, रेस्ट आर मेल। 1/5वां हिस्सा महिलाएं हैं। इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो महिलाएं आ जाएंगी 5,000, पुरुष आ जाएंगे 20,000। आई थिंक ये सभी को समझ में आ गया होगा। 5% ऑफ मेल्स एंड 40% ऑफ फीमेल आर अनएजुकेटेड। कितने लोग पढ़े लिखे नहीं हैं? जितने पुरुष हैं उसका 5% पढ़े लिखे नहीं हैं, और जितनी महिलाएं हैं उनका 40% पढ़ा लिखा नहीं है। तो हमसे पूछ रहे हैं कि टोटल के कितने परसेंट पढ़े लिखे हैं। तो महिलाओं में अगर हम बात करें तो 40% पढ़ी लिखी नहीं है, इसका मतलब बाकी की 60% पढ़ी लिखी हैं। 60% मतलब 60/100 यानी 3/5।
तो 5000 का 3/5 करिए, 3000 आ जाएगा। इतनी महिलाएं पढ़ी लिखी हैं। पुरुष कितने पढ़े लिखे हैं? बाकी के 95। इस 20,000 में से 5% हम कम कर दें, अगर 10% अगर कम करेंगे तो दाहिनी तरफ से एक जीरो कैंसिल, 2000 कम होगा। 5% करना है मतलब आधा करना है, 1000 हो जाएगा। तो 20,000 में से 1000 पढ़े लिखे नहीं हैं, इसका मतलब 19,000 पढ़े लिखे हैं। पुरुष 19,000 पढ़े लिखे हैं, महिलाएं 3,000 पढ़ी लिखी हैं। टोटल 19 3 22,000 लोग पढ़े लिखे हैं 25,000 में से। 100 से गुणा कर दीजिए, 22 चौके 88% आ जाएगा करेक्ट आंसर बी। इतने ही परसेंटेज के लोग पढ़े लिखे हैं पूरे में। डिवाइड 36 इंटू 2 पार्ट्स। 37 के 2 हिस्से आप इस तरीके से करिए, सो दैट दी 5 टाइम्स दी 1 पार्ट। ये पहला पार्ट x है, दूसरा पार्ट अगर y है तो पहले पार्ट का 5 गुना यानी 5x, एंड 11 टाइम्स दी अदर। इसमें आप दूसरे पार्ट का 11 गुना जोड़ दें, तब आ जाएगा 227। अच्छा, 37 कैसे बना है? पहले और दूसरे हिस्से को मिला के x + y 37 है। 2 इक्वेशन है, 2 अननोन है, इसको सॉल्व कर लेंगे। हमें दोनों पार्ट बताने हैं, इसका मतलब x और y अलग अलग हमें चाहिए, तो किसको भी पहले हटा दें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस वाली इक्वेशन में 5 का गुणा कर लीजिए, जिससे ये 5x + 5y, ये 370 का आधा 185 हो जाएगा। लेस करेंगे तो 5x से 5x कट जाएगा, 11y - 5y यानी 6y, 227 - 185। अगर 200 लेस करते तो 27 आता, 15 और कर रहे हैं, मतलब 15 कम कर रहे हैं, तो 27 में 15 जोड़ना पड़ेगा। 27 15 42, y बराबर 7 आया, तो x बराबर बाकी का 30 आया, बिकॉज x y दोनों मिला के 37 थे। तो कौन कौन से पार्ट बन गए? 30 और 7, ऑप्शन डी। द एवरेज एज ऑफ 4 बॉयज़ A, B, C एंड D इज़ 5 ईयर्स। तो A, B, C और D ये कुल मिला के कितने साल के हैं? ये कैसे पता चलेगा? एवरेज इंटू नंबर। नंबर यानी ये लोग कितने हैं? 4 हैं, एवरेज 5 है, तो सब मिला के 20 हैं। एंड द एवरेज एज ऑफ A, B, D, E। A, B, D और E ये इनका एवरेज 6 है, तो सम हो जाएगा 6 चौक 24, बिकॉज अभी भी 4 लोग थे। A से A, B से B, D से D अगर हम काट दें तो E - C बराबर आ जाएगा, 24 में से 20 गया 4, दूसरी में से पहली को हमने लेस कर दिया। C इज़ 8 ईयर्स ओल्ड। C कितने साल का है? 8 साल का है। तो E कितने साल का होगा बताइए? 8 4 12। A x वेरीज इनवर्सली एज द स्क्वायर ऑफ y। x कैसे वेरी करेगा? y स्क्वायर के हिसाब से। अगर y स्क्वायर 4 है तो x 1 है, ये कहने का मतलब है। अगर x 2 है तो y कितना होगा? 2 का स्क्वायर यानी 4 होगा। अगर x 3 है तो y कितना होगा? 3 का स्क्वायर 9 होगा। ऐसे वेरिएशन हो रहा है कि x में जितनी भी वैल्यू आप पुट करेंगे, y कब मिलेगा? जब आप उस वैल्यू का स्क्वायर करेंगे, ये कहने का मतलब है। तो अगर हम इस वाले साइन को हटा के इक्वल टू का साइन लाना चाहें, तब क्या करना पड़ेगा? एक नया वेरिएबल लाना पड़ेगा, जिसको बोल दीजिए k। ये रूल होता है मैथमेटिक्स में, ध्यान रखिएगा। जो लोग 11th-12th से मतलब 11th-12th में साइंस बैकग्राउंड के होंगे, उनको ये बात खैर पता होगी। तो दिया हुआ है कि y बराबर 2 है जब x 1 है, तो x 1 है, y 2 है, तो k कितना होगा? k हो जाएगा 1/4। अब बताइए y बराबर 6 के लिए x कितना होगा? तो x की वैल्यू हमें चाहिए, k की वैल्यू हमें पता है, 1/4 है, और y की वैल्यू 6 है, तो 6 का स्क्वायर इधर रख देंगे। 1/4 इंटू 36 आ जाएगा 9। B द मिल्क एंड वाटर इन द 2 वेजल्स A एंड B आर इन द रेशियो दिस। ये बर्तन नंबर A है और ये है B। इसमें भी 2 ही चीज़ें हैं, दूध और पानी। इसमें अगर दूध 4 लीटर है तब जाके पानी 3 लीटर है, तो टोटल हुआ 7 लीटर। B में भी 2 ही चीज़ें हैं, दूध और पानी।
इसमें अगर दूध 2 लीटर है तो पानी 3 लीटर है। ये 2/3 का मतलब हुआ 2 और 3 5 लीटर इसमें लिक्विड आ गया। ये 7 लीटर का बर्तन है, ये 5 का है, तभी इसको मैंने बड़ा इसको छोटा बना दिया समझने के पर्पज से। In what ratio the liquids in both the vessels be mixed to obtain a new mixture in vessel C। एक तीसरा बर्तन लाना है और इसमें आपको बर्तन नंबर ए और बर्तन नंबर बी को पलटा देना है, जो कुछ भी है इसमें डाल देना है, लेकिन डालना एक तरीके से है। इसमें जो मिल्क और वाटर है वो कितने कितने रेशियो में होना चाहिए, सॉरी ए और बी को कितने कितने रेशियो में आपको मिलाना चाहिए, कितना पानी डालना चाहिए, कितना दूध डालना चाहिए, ताकि यहाँ सी में जो मिल्क और वाटर है वो आधा आधा हो जाए, हाफ मिल्क एंड हाफ वाटर। मान लीजिए सी में निकला 12 लीटर, तो 6 लीटर दूध होना चाहिए और 6 पानी होना चाहिए, ये इस बात का मतलब है। तो यहाँ पे हम लोग लगा देते हैं मेथड ऑफ एलिगेशन। सिंपल सा रूल होता है उसमें। आपको इसमें एक चीज़ हालांकि सिलेक्ट करनी पड़ेगी कि दूध के साथ जाएंगे कि पानी के साथ। किसी के साथ भी जाइए आंसर आएगा सेम। तो चलिए दूध ही ले लेते हैं। ये रहा ए, ये रहा बी। सी में तो खैर आपको आधी आधी चीज़ चाहिए, तो वहाँ पे आधा ही लिखना पड़ेगा, भले ही दूध हो या पानी। तो दूध अगर हम लेके चलें तो यहाँ पे 7 में से कितना दूध है, 4, और यहाँ पे 5 में से कितना दूध है, 2। इनके डिफरेंस को यहाँ लिखिए, हाफ माइनस 4/7, 4/7 माइनस हाफ कर लीजिए। 8 में से 7 गया, 1 और बटे में 14, नीचे 7 दूनी 14, और यहाँ पे आप करिए हाफ माइनस 2/5, 5 माइनस 4 यानी 1/10, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 इधर आएगा, 10 इधर आएगा, 2 7 ज़ा 2 5 ज़ा 7/5 के रेशियो में मिलाना होगा बी। तो बस इतने ही क्वेश्चन थे फिलहाल मैथ्स के इस वाले सेक्शन में। अब आगे हम लोग जीएस से कंटिन्यू करेंगे।